हेलो स्टूडेंट, इजी वे टू लर्निंग जर्नल अचीव में आपका स्वागत है। और स्टूडेंट आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ इसमें सेकंड पार्ट यानी कि लिटरेचर हिंदी का सेकंड पार्ट पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैं आपको संस्कृत और व्याकरण जो कि क्वेश्चंस रह गए हैं हमारे, उन क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करवाऊंगी। तो चलिए स्टूडेंट, क्लास को स्टार्ट करने से पहले मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट बेनिफिट ले सके हमारी इस वीडियो से। और स्टूडेंट, मैं एक और बात कहना चाहती हूँ आप लोगों को कि जो कॉमर्स के स्टूडेंट जो कि हिंदी की मेरी वीडियोस देख रहे हैं स्टूडेंट, इसमें आप लोगों का जो मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ आपको, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट, ये इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट आपका कॉमर्स का भी एक सब्जेक्ट है, जिसमें आपको अकाउंट और बिजनेस स्टडीज़ के साथ साथ इकोनॉमिक्स भी एक सब्जेक्ट लेना है। सो स्टूडेंट, आप लोग ना ये मेरा जो ये बात मैं जो कह रही हूँ वो क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए कह रही हूँ, क्योंकि अब जो नए स्टूडेंट क्लास 11th में आ गए हैं उनका जो कॉमर्स का जो सब्जेक्ट है वो चेंज हो गए हैं। इसमें आपके अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स, ये 3 सब्जेक्ट कम हो गए हैं। तो जो मैं इकोनॉमिक्स की वीडियोस डाल रही हूँ, सो क्लास 11 के स्टूडेंट, मेरी इकोनॉमिक्स की वीडियो आपके कॉमर्स की वीडियो के लिए भी यानी कि कॉमर्स के लिए भी बेनिफिट है। तो आप मेरे यानी कि सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स से भी बेनिफिट लीजिए और उससे पढ़ लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम लिटरेचर हिंदी का सेकंड पार्ट और देख लेते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जैसा कि आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये है। तो इसमें संस्कृत में अनुवाद दे रखा है, जैसे कि क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित अवतरणों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। सो स्टूडेंट, ये जो है गद्यांश आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8 में, ये संस्कृत में दे रखा है गद्यांश। आइए मैं इसकी हिंदी आपको समझा दे रही हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बता दे रही हूँ कि ये गद्यांश जो लिया गया है वो लिया गया है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ लेसन से। ये आपका जो लिटरेचर हिंदी में लेसन 3rd लेसन है, और मैंने अभी तक आपको आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ पढ़ाया नहीं है स्टूडेंट। बहुत जल्दी मैं इस पर भी वीडियो बना दूँगी। तो चलिए मैं इस गद्यांश को आपकी हिंदी बता दे रही हूँ कि इसका हिंदी में क्या अनुवाद है। सबसे पहले तो आप संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक संस्कृत निर्देशिका के लेसन यानी कि पाठ से, कौन से पाठ से? आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से लिया गया है। हिंदी ये है कि पहली लाइन में ये लिखा गया है कि याज्ञवल्क्यो मैत्रेय मुवाच मैत्रेय। पहले तो मैं स्टूडेंट इस गद्यांश के बारे में थोड़ी सी हिंट दे रही हूँ कि ये गद्यांश जो एक ऋषि थे याज्ञवल्क्य, उनकी 2 पत्नियाँ थीं। तो वो अपनी पत्नी से वार्तालाप कर रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं कि इसमें वो गृहस्थ आश्रम यानी कि जो उनकी शादीशुदा जीवन है उसको छोड़कर वो परिव्राज्य यानी कि आगे जो वानप्रस्थ आश्रम होता है उसके लिए जा रहे हैं। तो वो अपनी पहली पत्नी से बात कर रहे हैं। तो आइए हम इस गद्यांश की हिंदी समझ लेते हैं। याज्ञवल्क्यो मैत्री मुवाच मैत्रेय। तो याज्ञवल्क्य जो ऋषि थे वो मैत्रेय से कहते हैं, हे मैत्री, उदासेयन अयम अस्मात् स्थानादास्मि। मैं इस स्थान यानी कि गृहस्थ आश्रम से ऊपर जाने वाला हूँ। अहम अस्मात् स्थान यानी कि कहीं और जाने वाला हूँ। ततस्तने अन्या कात्या अन्या विच्छेदम करवाणी इति। तो अतः तुम्हारी संपत्ति का मैं अपनी दूसरी पत्नी कात्यायना यानी कि अतः तुम्हारी संपत्ति का मैं अपनी दूसरी पत्नी कात्यायनी से बंटवारा कर दूं। विच्छेद का मतलब है बंटवारा कर दूं। उसके बाद मैत्रेय उवाच, मैत्री ने कहा, यदि सर्वा पृथ्वी वितेन पूर्णा। यदि सारी पृथ्वी यानी कि यदि मतलब यदि सारी पृथ्वी धन से परिपूर्ण यानी कि वितेन मतलब होता है धन, और पूर्ण यानी कि परिपूर्ण यानी कि भर जाए, तो क्या मैं तत् की तेन अमृता स्यामिति। तो भी क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी। यानी कि उनकी जो पहली पत्नी है मैत्री कहती है याज्ञवल्क्य से कि यदि सारी पृथ्वी धन से परिपूर्ण हो जाए यानी कि भर जाए, तो क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी। उसके बाद याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ऋषि ने बोले, नेति नहीं, यथेव उपकारं वर्ता जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्।
तुम्हारा भी जीवन वैसा ही हो जाएगा जैसे साधन संपन्नों का जीवन होता है। यद्यप यानी कि तुम्हारा भी जीवन वैसा ही हो जाएगा जैसे सभी साधन यानी कि धनवान लोगों का होता है। अमृतस्य तु नाशास्ति वितेनिति, यानी कि वो बोल रहे हैं कि इस संपत्ति से अमरता की आशा नहीं है, यानी कि ये जो संपत्ति मैं तुम्हें दे रहा हूँ इससे अमरता नहीं मिलेगी, यानी कि अमृतत्व का ज्ञान नहीं मिलेगा। सा मैत्री उवाच, सो मैत्री ने कहा, येनः नामृता स्यम किमः तेन कुर्वते, जिससे मैं अमर ना हो सकूं उसका मैं भला क्या करूंगी, यानी कि जिससे मैं अमर ना अमृता यानी कि अमृत नहीं हो सकूं कि मैं तेन कुर्वम, कि मैं उसका क्या करूंगी। उसके बाद यदि भगवान केवल अमृतम साधन जानती, भगवान आप जो अमरता का साधन जानते हो, तदेव मैं ब्रूहि, केवल वही मुझे बताएं, यानी कि ब्रूहि मतलब बताएं। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य जी ने कहा, प्रिया न सती त्व प्रिय भाषे, तुम मेरी प्रिय हो और प्रिय ही वचन बोल रही हो। ना सती मतलब तुम मेरी प्रिया हो और तुम प्रिय ही वचन बोल रही हो। अहि उपविश व्याख्यास्यामि ते अमृत साधनम, आओ बैठो मैं तुम्हें अमृत तत्व के साधन की व्याख्या करूँगा, यानी कि आओ बैठो मेरे पास और मैं तुम्हें अमृत का साधन जो है उसकी व्याख्या यानी कि उसकी बातों को मैं बताऊंगा। इस तरह से याज्ञवल्क्य जी जो है अपनी पहली पत्नी मैत्री से बात कर रहे थे अमृत साधन के बारे में। तो स्टूडेंट ये था इसकी हिंदी अनुवाद। आई होप आपको इसकी हिंदी समझ में आ गई होगी। आप दोबारा से मेरी वीडियो को रिपीट करके देख लेना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। और एक बार आप जब अपनी बुक उठाकर देखेंगे तो आप बुक में पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से इसकी हिंदी अनुवाद समझ में आ जाएगी। सो स्टूडेंट हम नेक्स्ट भी देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या क्या गया है स्टूडेंट, ये जो है गद्यांश 2 आते हैं जो कि मैं बता रही हूँ आपको। इन 2 गद्यांशों में से आपको एक गद्यांश करना होगा। तो जो अथवा वाला है स्टूडेंट, ये जो हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषा से समान अधिकार असि, तो ये जो है ये लेसन मैंने आपको पढ़ा दिया है और ये मदन मोहन मालवीय से लिया गया है। सो स्टूडेंट मैंने इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से मेरी वीडियो को देख लेना। तो चलिए हम खा को देख लेते हैं कि खा में अब आपके क्या आ गए हैं। तो स्टूडेंट 2 श्लोक इसमें भी दिए गए हैं। ये जो क्वेश्चन आते हैं वो 7 नंबर के आते हैं। तो इसमें जो खा वाला है इसमें आपके 2 श्लोक दे रखे हैं और इन श्लोकों में से आपको किसी एक श्लोक की हिंदी लिखनी होती है। तो स्टूडेंट मैं पहले श्लोक की हिंदी बता दे रही हूँ आपको। तो पहले श्लोक में लिखा हुआ है खा स्वनिघ्नानां प्लवगा प्रबुद्धा विहाय निद्रा चिर सन्निरुद्धाम अनेक रूप कृति वर्ण नादा नवा बुद्धार भियता नदंती। स्टूडेंट पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ ये श्लोक कहाँ से लिया गया है। सो स्टूडेंट ये जो श्लोक लिया गया है वो लिया गया है ऋतु वर्णनम, ऋतुओं का वर्णन। तो ये आपका जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 4 है ऋतु वर्णम। तो यहाँ पर ऋतु के बारे में वर्णन किया गया है। तो इसमें जो लिखा गया है संदर्भ में पहले आप लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक जो है हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत निर्देशिका के ऋतु वर्णनम नामक पाठ से लिया गया है और ये जो है वर्षा के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर जो पहला मैंने आपको पढ़ा है उसमें ये लिखा है, पहले तो स्टूडेंट इसकी 2 लाइनें पढ़ने के बाद पहले जो नीचे की लाइन है ये लिखी हुई है, मैं इंडिकेट कर रही हूँ, अनेक रूप आकृति वर्ण नादा। तो पहले आप इसके बारे में ऊपर से लिखेंगे। तो ऐसे लिखेंगे अनेक रूप आकृति वर्ण और स्वर वाले। ये आपको समझ में आ गया। फिर उसके बाद है स्वनिघ्नानां प्लवगा प्रबुद्धा विहाय निद्रा चिर सन्निरुद्धाम नवा बुद्धा धार मिता नदंती। तो इसकी पूरी हिंदी में बता दे रही हूँ। अनेक रूप आकृति वर्ण और स्वर्ण वाले मेघों की गर्जना से बहुत समय से रुकी हुई नींद को त्याग कर, यानी कि निद्रा चिर सन्निरुद्धाम का मतलब है बहुत समय से रुकी हुई नींद को त्याग कर, मेंढक प्लवगा को कहते हैं मेंढक, नई जल की धारा से चोट, यानी कि यहाँ नीचे लिखा हुआ है स्टूडेंट नवा अब्धु धारा भियता
नई जल की धारा से चोट खाकर बोल रहे हैं। स्वनेग्र नाना यानी कि नाना प्रकार बोल रहे हैं, ये शब्द कर रहे हैं। तो यहाँ पर वर्षा के बारे में वर्णन हो रहा है और वर्षा जहाँ हो वहाँ मेंढक जरूर होती हैं। तो अनेक रूप आकृति और वर्ण स्वर्ण वाले मेघों की गर्जना से बहुत समय से रुकी हुई जो नींद को त्याग कर कौन मेंढक नई जलधारा से चोट खाकर बोल रहे हैं, अर्थात शब्द कर रहे हैं। फिर नीचे वाली लाइन को पढ़ ले रही है। मता गजेंद्रा मुदिता गवेंद्रा यानी कि हाथी, गजेंद्र मतलब हाथी होता है, हाथी मस्त हो रहे हैं और गवेंद्र मतलब सांड प्रसन्न हो रहे हैं। उसके बाद है वनेशु विक्रांत मृगंडा, वनों में सिंह जो है आक्रांत यानी कि पराक्रमी हो रहे हैं। रम्या नगेंद्रा निभृता नरेंद्रा, नगेंद्रा मतलब होता है पर्वत यानी कि पर्वत जो है, रम्या मतलब होता है मनोहर, पर्वत मनोहर लग रहे हैं। और नरेंद्र मतलब होता है राजा, राजा जो है निर्भयता यानी कि निर्भीक है। उसके बाद प्रकीर्णतो वारिधरे सुरेंद्र, और जो इंद्र है वो मेघों से खेल रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको मैं एक बार और रिपीट कर दे रही हूँ। हाथी जो है मस्त हो रहे हैं, सांड प्रसन्न हो रहे हैं, वनों में सिंह अधिक पराक्रमी हो रहे हैं और पर्वत मनोहर लग रहे हैं। राजा जो है वो निर्भय हैं और इंद्र जो है मेघों से खेल रहे हैं। यानी कि वर्षा आते ही ये सारे दृश्य, ये सारी बातें हो रही हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये जो श्लोक है आपको समझ में आ गया होगा। श्लोक जो ये स्टूडेंट आप जरूर लिख के आए, अगर आता है श्लोक, ये 60 मार्क्स का होता है। अगर आपको किसी कारणवश कोई श्लोक नहीं भी आ पाता है तो आप स्टूडेंट्स कोशिश करिए कि उसका संदर्भ जरूर लिख कर आइए, क्योंकि संदर्भ जो होता है वो 2 मार्क्स का होता है और फिर उसकी व्याख्या जो होती है वो 5 मार्क्स की होती है। इसी तरह से आपकी जो है 7 मार्क्स बनते हैं। तो चलिए स्टूडेंट हम आगे का क्वेश्चन और देख लेते हैं। आगे के क्वेश्चन में स्टूडेंट यहाँ ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर संस्कृत में दीजिए। स्टूडेंट ये पूरा जो पार्ट होता है आपका संस्कृत और धातु रूप शब्द रूप से भरा हुआ होता है। तो अब आपकी जो है ना प्रश्नोत्तर आ गए हैं। इसमें आपके जो प्रश्नोत्तर हैं वो संस्कृत में दे रखे हैं और इनके किन्हीं 2 उत्तर लिखने हैं आपको। तो मैं आपको चारों के आंसर बता दे रही हूँ स्टूडेंट। पहला लिखा है अन्यदा भोजम कुत्र अगच्छत, यानी कि भोजन के बाद, ये जो स्टूडेंट ये क्वेश्चन है राजा भोज से लिया गया है। भोज जो पहला ही लेसन है आपका, तो राजा भोज जो है भोजन के उपरांत कहाँ गए थे, इसमें ये पूछा गया है। तो आप ये लिखेंगे अन्यदा भोजहा, यहाँ तक लिख लिया। उसके बाद जो कुत्र लिखा है, कुत्र की जगह पे आप लिखेंगे श्री महेश्वरम नमितो शिवालयम अगच्छत। भोजन के बाद श्री महेश्वर यानी कि जो राजा भोज थे, श्री महेश्वर शिव जी को प्रणाम करने के लिए शिवालय गए। स्टूडेंट दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। खा राजहंसः पश्चिमथे कस्मे दुहिर्तम अदात्। तो यहाँ पर आप आंसर लिखेंगे राजहंस पश्चिमथे आत्मनः भगिने याय हंस पोतकाए। फिर उसके बाद लिखेंगे दुहितरम अदात्। यहाँ पर स्टूडेंट जो राजहंस वाला लेसन था जिसमें उनको राजा बनाया गया था, तो वह अपनी हंस पोतिका को बोलते हैं कि तुम अपने मन के अनुरूप वर का वर्ण करो। तो यहाँ पर जो राजहंस जो होते हैं वो अपनी पोती के लिए जो वर ढूंढते हैं उसके बारे में पूछा गया कि उन्होंने किसको दिया था अपनी पोती को। तो यहाँ पर आप लिखेंगे राजहंस पश्चिमथे, इतना लिख देंगे। फिर उसके बाद कस्मे की जगह पर आप लिखेंगे आत्मना भगिनाए हंस पोतकाए, यानी कि अपनी पुत्री को हंस पोत को दे दिया था। फिर उसके बाद गा क्वेश्चन का आंसर है मालवीय महोदस्य प्रारंभिकी शिक्षा कुत्र अभवत। जो मदन मोहन मालवीय थे उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी, तो प्रारंभिक शिक्षा उनकी हुई थी संस्कृत पाठशालायाम राजकीय विद्यालय। तो ये इसका आंसर है। तो आप यहाँ पर कुत्र की जगह पे लिखेंगे, पहले तो पूरा लिखेंगे मालवीय महोदस्य प्रारंभिक शिक्षा, फिर कुत्र की जगह पे लिखेंगे संस्कृत पाठशालाया राजकीय विद्यालय अभवत, इतना लिखेंगे, आपके ये आंसर है। फिर इसके बाद घा का आंसर है
वासुदेव कस्य दोतयेन कुत्र गता। वासुदेव किसके कहने पर और किसके पास गए थे, तो ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो आप लिखेंगे वासुदेव लिखेंगे, फिर कस्य की जगह पे लिखेंगे युधिष्ठिरस्य। वासुदेव जो है युधिष्ठिर के कहने पर दुर्योधन से मिलने गए थे, तो कस्य की जगह पे लिखेंगे पहले युधिष्ठिरस्य, फिर दौत्येन कुत्र की जगह पे लिखेंगे दुर्योधनस्य गता। तो इतना लिखेंगे स्टूडेंट। इन चारों की जो आंसर है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहाँ से देख लेना, क्योंकि क्या है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है और मैं बोल रही हूँ तो आपको हो सकता है आप किस तरह से संस्कृत लिखे ये आपको समझ में नहीं आए, और मैं अभी ब्लैक बोर्ड की वीडियो बना नहीं रही हूँ, तो मैंने इन चारों के आंसर आपको लिंक में दे दिए हैं, तो वहाँ से आप देख लेना, ठीक है। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 10 सेम है, जो कि आपका जनरल हिंदी है उसी की तरह सेम है, उसमें ही आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सारे लिंक है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो आप वहाँ से देख लेना। तो पहला जो का है उसमें श्रृंगार रस और विवश रस के बारे में परिभाषा और उदाहरण सहित व्याख्या पूछी है, और ये जो क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट 2-2 मार्क्स के आते हो, आप बिल्कुल नहीं छोड़ के आएँ। तो इन सब के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहाँ से उसके आंसर लिख लेना। फिर क्वेश्चन नंबर 11 में आपको निबंध दे रखा है, किसी एक भाषा शैली पर आप निबंध लिखिए। तो यहाँ पर जो निबंध पूछे गए हैं, वर्तमान शिक्षा प्रणाली के गुणदोष, फिर दूसरा दूरदर्शन की उपयोगिता, मेरे जीवन की अविस्मरणीय घटना, स्वदेश, वर्तमान समय में समाचार पत्रों का महत्व, ये सारे यानी कि टॉपिक पे आपसे पूछा जाता है, और ये 9 मार्क्स का आता है स्टूडेंट। तो आप ध्यान रखिए कि मैंने निबंध पर भी एक वीडियो बनाई है कि आपको किस तरह से कैसे लिखना है, तो मैंने उसका भी लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से इसको देख लेना। और स्टूडेंट ये सारे जो निबंध आते हैं आपको ओन वर्ड्स में लिखना होता है, कि पूछा क्या गया है और आपको उसी से ही रिलेटेड हर शब्द का प्रयोग करते हुए आपको निबंध यानी कि भाषा शैली लिखनी है। तो आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 तो देख लिया, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं कि हमें 12 में क्या पूछा गया है। सो स्टूडेंट 12 में हमसे पूछेगी ये संधि। पहली संधि है नायक का संधि विच्छेद कीजिए, तो इसका जो ऑप्शन है, पहले तो 4 ऑप्शन दिए रखे हैं, तो इसका सही ऑप्शन है ए, ने अका। फिर उसके बाद उल्लास का संधि विच्छेद कीजिए, तो इसका सही ऑप्शन है सी, उत्लास। फिर रामाग्रता का संधि विच्छेद दे रखा है स्टूडेंट, और इसका जो सही संधि विच्छेद है ये है ऑप्शन डी, रामः अग्रत। सो स्टूडेंट ये थी आपकी संधियाँ। उसके बाद आते हैं खा पर, जिसमें आपसे पूछा गया है समास, यानी कि नीला अंबुजम में समास कौन सा है। तो इसका जो विग्रह आप करोगे तो नीला अंबुजम, और इसका जो समास है वो है कर्मधारय समास। पहले हम ऑप्शन देख ले रहे हैं स्टूडेंट। ये है ऑप्शन, और इस ऑप्शन में ये दे रखा है ऑप्शन नंबर बी, ये सही ऑप्शन है कर्मधारय समास। फिर इसके बाद पूछा गया त्रिलोकी में समास है, तो त्रिलोकी में जो समास है 3 लोकों वाला, तो इसका सही ऑप्शन है बी, द्विगु समास। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है शब्द रूप। सरिती रूप में सरित का यानी कि नदी का जो सरित रूप लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, तो इसका ऑप्शन सही है ए, सप्तमी विभक्ति में एक वचन से लिया गया है। उसके बाद सेकंड नंबर में पूछा गया आत्मनेय रूप में आत्मा का क्या विभक्ति है, तो इसकी जो सही ऑप्शन है वो बी है, चतुर्थी विभक्ति। सो स्टूडेंट अब हम देख लेते हैं खा ऑप्शन को, कि ये खा ऑप्शन में हमसे क्या पूछा गया है। तो खा में पूछा गया है चौरिष्यासी अथवा ददाम किस धातु लकार पुरुष वचन का रूप है। स्टूडेंट ये सब जो क्वेश्चन है 1-1 और 2-2 मार्क्स के आते हैं। तो पहले तो मैं आपको बता दे रही हूँ 84 में क्या क्या पूछा गया आपसे, एक शब्द का धातु भी पूछी गई है, लकार भी पूछा गया है, पुरुष भी पूछा गया, वचन भी पूछा गया है। तो आप लाइन वाइज लाइन लिखते जाएंगे। पहले तो धातु लिखेंगे, तो धातु जो है वो भविष्यकाल धातु से ली गई है, और ये जो धातु है लट लकार धातु है। पुरुष जो है इसका मध्यम पुरुष है, और वचन जो है एक वचन है। तो आप अपनी कॉपी पेंसिल में लिख लीजिए कि 84 का जो धातु है वो है लट लकार,
भविष्यकाल में ये है, क्योंकि यशी यामी जो आता है वो भविष्यकाल धातु से ही लिया जाता है। उसके बाद ये जो धातु है वो मध्यम पुरुष से ली गई है और ये एक वचन में आती है। उसके बाद ददाम लिखा हुआ है। ददाम की जो धातु है वो है लोट लकार और ये आज्ञा सूचक से लिया गया है। ये उत्तम पुरुष है इसका और वचन जो है वो बहुवचन है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको गा का बता दे रही हूँ कि विद्वतम में प्रत्यय कौन सा है। प्रत्यय जो स्टूडेंट वो पीछे की साइड लगते हैं, पर ये जो है संस्कृत के वर्ण हैं, तो आप ध्यान से इसके ऑप्शन देख लीजिए और मैं बता दे रही हूँ आपको। विद्वतम का जो ऑप्शन सही है वो बी है, त्वा। उसके बाद धनवान में प्रत्यय पूछा गया है, तो धनवान का जो सही ऑप्शन है वो सी वतुप। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद घा पर आ जाते हैं कि घा में हमसे क्या पूछा गया है। सो स्टूडेंट, घा में हमसे पूछा गया है निम्नलिखित रेखांकित पदों में से किसी एक पद पे प्रयुक्त विभक्ति तरह उससे संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। स्टूडेंट, मैं ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व करवा रही हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाने के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि इसका नियम का उल्लेख करना है और आपको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगी। अगर मैं आपको यहाँ पर संस्कृत में समझाती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो मैं इन दोनों यानी कि 14वां क्वेश्चन और घा क्वेश्चन, इन दोनों को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में यानी कि आने वाली वीडियो में इन दोनों के बारे में डिटेल से समझाऊंगी। सो स्टूडेंट, जो 14 क्वेश्चन है मैं उसको भी आपको समझा दे रही हूँ कि ये क्या है। निम्नलिखित वाक्यों में किसी दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। सो स्टूडेंट, इसमें हमसे हिंदी में बोला गया है और हमें संस्कृत लिखनी होगी और दो ऑप्शन को आपको करना होगा। तो मैं आपको फिर भी 2 ऑप्शन बता दे रही हूँ, अगर आपको समझ में आता है तो आप लिख लेना, फिर भी मैं इस पर एक नेक्स्ट वीडियो डिटेल में बनाऊंगी। तो पहला जो है, इन दोनों में से हमें राष्ट्रभाषा का, पहले कहा है हमें राष्ट्रभाषा का आदर करना चाहिए। तो हमें की जो हिंदी यानी संस्कृत है स्टूडेंट, लिख लीजिए, हमें को कहते हैं वयम, फिर राष्ट्रभाषा को कहते हैं राष्ट्रभाषायाम। आदर करना चाहिए का लिखेंगे सम्मानम कर्तव्यम। ठीक है, आपको समझ में आया। वयम राष्ट्रभाषायाम सम्मान कर्तव्यम। उसके बाद खा में है मैं कल वाराणसी नगर जाऊंगा। तो मैं की हिंदी होती है अहम, कल की हिंदी होती है स्वः और वाराणसी की वाराणस्य नगरम जाऊंगा का मतलब भविष्य काल है, तो गमिष्यामि। सो स्टूडेंट, का और खा मैं आपको समझा दिया है और ये पूरा जो सेकंड पार्ट था मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। स्टूडेंट, अगर कहीं पर भी आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगी और कोशिश करूँगी कि मैं बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझा सकूँ। और लिंक यानी कि मेरा डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करिए स्टूडेंट, क्योंकि मैंने उसमें कई आंसर आपको वहाँ पर दे रखे हैं, क्योंकि ये थोड़ी डिफ़िकल्ट थी। आपका सेकेंड पार्ट ये संस्कृत में दे रखा है, तो संस्कृत में मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिख लिया है, तो आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। सो स्टूडेंट, मैं बहुत जल्दी आऊँगी नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट बेनिफिट ले सकें हमारी इस वीडियो से। थैंक यू।